नमस्कार दोस्तों, चंडीगढ़ दूरदर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं दीपिका कपिल, आप सबके साथ स्वस्थ जीवन में। दोस्तों, निरोग और स्वस्थ रहना एक परम सुख है। पुरानी कहावत है कि अगर आप निरोग रहेंगे तो आपके साथ सारे सुख हैं और अगर आप रोगी हो तो आपके सारे सुख बेकार हैं। हमारी प्रगति ने जहां रोगों के जीवाणुओं को जन्म दिया है, वहीं हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता भी प्रदान की है। बस ज़रूरत है इस रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने की। हमारी भारतीय संस्कृति ने हमेशा से मानव हित के कल्याण की कल्पना की है। हमारे ऋषियों मुनियों ने हमेशा ही स्वस्थ जीवन के लिए बहुत से उपाय बताए हैं। इसी दिशा में हमारे पूर्वजों ने तन और मन दोनों को स्वस्थ रखने का एक अमूल्य उपाय बताया है और वह है सिर्फ और सिर्फ योग। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे स्टूडियो में आज हमारे गेस्ट आए हैं मैडम शानदीप, जो कि हमें इस बारे में विषय पे चर्चा करेंगे और आज का टॉपिक भी हमारा यही है कि योग से, कोरोना से कैसे करें बचाव। तो नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मैम, योग क्या है? क्या ये एक विज्ञान है, क्या ये एक व्यायाम है, या क्या एक ये दवा है? तो योग सब कुछ ही है। तो बेसिकली योग का सीधा सा मतलब है यूनियन, किसी चीज़ से जुड़ना। जब हम योग, चाहे वो आसन की बात करें, चाहे प्राणायाम की बात करें, योग एक अष्टांग मार्ग एक कलेक्टिवली है और इसके अंदर हम हर एक चीज़ करते हैं। आसन तो मेन स्ट्रीम में अभी हमें पता है, तो फिर योग है यूनियन। वो आपकी ब्रेथ की यूनियन, आपकी अवेयरनेस की यूनियन, आपकी बॉडी के साथ आपकी यूनियन, योग ये है। हाँ, योग दवाई का काम कर सकता है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो सॉल्व कर सकता है, हाँ जी बिल्कुल, लेकिन सिर्फ दवाई नहीं है ये एक तरीके से कॉन्शियसनेस को, अपनी अवेयरनेस को इंक्रीज़ करने का माध्यम है, चाहे वो बॉडी के थ्रू है, चाहे वो ब्रेथ के थ्रू है, चाहे वो अवेयरनेस के थ्रू है। ठीक है, तो मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि योगा करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पर्टिकुलर योग आसन करने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम खाना काफ़ी देर पहले खा रहे हैं या कम से कम 3 घंटे का प्रॉपर मील का गैप रहे आपका। और बहुत अच्छा होगा अगर आप खाली पेट योगासन कर रहे हैं। अच्छा। सबसे बेस्ट वही रहेगा। उसके अलावा प्राणायाम के साथ भी ऐसे ही है कि खाली पेट करेंगे तो सबसे अच्छा है। सुबह 3 से लेके 5 के बीच का जो समय है वो बेस्ट होता है, क्योंकि वहाँ उस टाइम पे आपकी अवेयरनेस बहुत बॉडी के अंदर ज़्यादा होती है कॉन्शियसनेस वाइज। तो उस टाइम पे योग करना सबसे सही रहता है। सनसेट के टाइम पे, योग का कोई टाइम फिक्स नहीं है कि उस टाइम करेंगे तो सही है, उस टाइम करें तो गलत है। कुछ भी करो, जब भी करो सही है वो, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा रहता है सनराइज़ के टाइम पे और सनसेट के टाइम पे। ऐसा क्यों है? मैंने एक जगह पे देखा था, कहीं पढ़ा था कि योग एक संस्कृत वर्ड से निकाला गया है और इसके 2 अर्थ हैं, एक है जोड़ना और एक है अनुशासन। तो क्या इसका रिलेशन अनुशासन का एक टाइम बाउंड है? हाँ, अनुशासन का टाइम बाउंड तो है ही है। अनुशासन, हठ बहुत ज़रूरी है योग के अंदर। बहुत ज़रूरी है कि आप हम चीज़ें जो कर रहे हैं वो डिसिप्लिन के साथ कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल। लेकिन जो सुबह का टाइम है, जो जिसको महामुहूर्त कहा जाता है, वो टाइम इसलिए ज़रूरी है कि सुबह 3 से 5 के बीच में, जब जो सनराइज से थोड़ा सा टाइम पहले होता है, उस टाइम पुरुषा, जो हम योग में जिसको कहते हैं कॉन्शियसनेस, वो सबसे ज़्यादा हाइटेंड होती है। अच्छा। तो इसलिए जब हम उसके अंदर टैप करेंगे तो हमारी अवेयरनेस पे भी असर पड़ेगा। तो सिर्फ यही रीज़न है उसका। ठीक है, ठीक है। तो मैंने एक और बात ये आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे आजकल प्रेजेंट टाइम आपने देखा है, कोरोना से हम बचने के बहुत से तरीके रोज बताए जाते हैं। तो योग के द्वारा कोरोना से कैसे बचाव कर सकते हैं? क्या क्या ऐसे आसन हैं जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, या हमारा कुछ ऐसा ध्यान है जिससे हम अंदर से अपने मस्तिष्क को इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे कि हमारी इम्यूनिटी अपने आप विकसित हो जाएगी? एग्जैक्टली। तो इसके अंदर 3 चीज़ें देखने वाली है। कोरोना लंग्स को कैसे अफेक्ट कर रहा है, इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना, और साथ में कोरोना के होने की वजह से हमें स्ट्रेस होना। 3 फैक्टर्स आएंगे। तो फिर आसन की जब हम बात करेंगे तो हाँ, कई आसन हैं। मत्स्य आसन है, सर्वांग आसन है, जो हमारे थाइमस ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं। अच्छा। जिनकी वजह से क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हम उस चीज़ से बेटर लड़ पाएंगे। बेसिकली बॉडी की नेचुरल इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। ऐसे प्राणायाम है, कपाल भारती, भस्त्रिका प्राणायाम, नाड़ी शोधी प्राणायाम, ना तो सिर्फ ये इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे पर आपकी लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे। और कोरोना, जैसे कि हमें अच्छे से पता है कि लंग्स को ही सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, तो प्राणायाम के साथ, आसन के साथ आप उसको
हेल्प कर सकते हैं कि अगर आपको हो भी जाए तो भी आप उसको बूस्ट कर ले, अपनी इम्यूनिटी को, बॉडी में इतनी क्षमता रहे। ऐसे स्ट्रेस के रिलेटेड तो अगेन प्राणायाम है, जितने भी आसन है, बेसिक से बेसिक बाल आसन जैसे आसन, वज्रासन, ये सभी आसन भी स्ट्रेस को भी रिलीज करते हैं, और अगर स्ट्रेस कम होगा तो ऑब्वियसली इम्यूनिटी उससे भी स्ट्रांग होती है इवेंचुअली। ठीक है, मैं एक बात आपसे और पूछना चाहती थी कि खाना खाने के बाद ऐसा कौन सा आसन है जो हम इमीडिएटली बात कर सकते हैं जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म एकदम से फास्ट हो जाए? हाँ एग्जैक्टली, तो वज्रासन सबसे ज़्यादा रेकमेंड किया जाता है। वज्रासन बस आपको बैठना होता है नीज फोल्ड करके, उससे क्या होता है आपकी डाइजेशन फास्ट होती है बेसिकली, और खाने के इमीडिएटली इफ़ यू कैन सिट फॉर लाइक 2-3 मिनट के लिए बैठ सकते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो एक और बहुत से, वैसे तो बहुत से सवाल हैं योगा से, हमें मालूम नहीं है, हम जानना चाहते हैं। तो योगा करने से पहले, ट्रेनिंग करने से पहले क्या किसी टीचर की ज़रूरत है या होनी चाहिए ज़रूर? क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि आप अपने आप कहीं टीवी से देख के योगा करना शुरू कर देते हैं, वो प्रॉब्लम आपकी ठीक होने की बजाय कई बार प्रॉब्लम बढ़ जाती है क्योंकि हमारे पॉस्चर्स ठीक नहीं है। तो इसके लिए कितना टीचर का होना कितना ज़रूरी है? टीचर का एक्चुअल में होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, एक तो आपका अनुशासन बना रहता है, डिसिप्लिन आप रहते हो। अगर टीचर है तो आपको पता है कि आप कर रहे हो रेगुलरली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में योगा का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम मिस कर जाते हैं, और स्पेशली अब के टाइम में जहाँ मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस है, तो हमें पता है कि हम किसी को देखते हैं और हम कर रहे हैं, तो वो ट्रेंड के लिए ज़्यादा हो गया और एज अ सोल्यूशन कम रह गया है। तो फिर योगा का सीधा सा ये है कि अलाइनमेंट और आपकी एडजस्टमेंट सही होना बहुत ज़रूरी है। आप बॉडी के साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो बॉडी भी फिर कुछ भी ही करेगी। तो एग्जैक्टली अलाइनमेंट सही रखना, अपनी एडजस्टमेंट सही रखना, जैसे कि सिंपल सी चीज़ स्पाइन सीधी रखना। अब आप कोई भी आसन कर रहे हो, अगर आपकी स्पाइन ही अलाइनमेंट में नहीं है तो फिर, और आपको कैसे पता लगेगा, आपकी बॉडी में अभी इतनी अवेयरनेस नहीं आई है। एक सर्टेन ट्रेनिंग के बाद आपको पता लग जाता है कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ। पर इनिशियली तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा टीचर होना बहुत ज़रूरी है जो आपको इसके थ्रू लेके जाए पूरी प्रोसेस के थ्रू, ताकि प्रॉब्लम्स बढ़े नहीं। बिल्कुल एग्जैक्टली, प्रॉब्लम्स बढ़ने के बजाय हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि कई बार ये होता है डॉक्टर के पास जाओ तो हम ये प्रॉब्लम बता देते हैं, हमारे कंधे में दर्द है या हमारी टांगों में दर्द है, और जब वो पूछते हैं कि क्या किया तो हम कहते हैं आसन किए। तो ये एक बहुत बड़ी, तो टीचर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो योग कौन कौन से लोग कर सकते हैं? योग हर एक इंसान कर सकता है, और यही हम सभी प्रमोट करना चाहेंगे एज अ योगा इंस्ट्रक्टर, कोई भी होगा। योग जितने भी ट्रेडिशंस आए हैं ओवर द टाइम, और लेटेस्ट में अभी अयंगर भी आए थे, इन सभी ने कोशिश यही करी है कि योग हर एक इंसान कर पाए, क्योंकि जिस इंसान के पास बॉडी है वो इंसान योग कर सकता है, बिल्कुल सिंपल वैसे ही। पर अगर आपको फॉर एग्जांपल आप प्रेग्नेंट हैं, फॉर एग्जांपल आपको कोई इंजरी हुई है, तो आपको मॉडिफिकेशन कर देंगे, और वो मॉडिफिकेशन वही टीचर करके देगा। आप खुद शायद नहीं वो असेस कर पाए, आपका फिजिशियन करके बता सकता है। तो मॉडिफिकेशंस हो सकती है, बहुत सारे ऑप्शंस है, पर कर हर एक इंसान सकता है। ठीक है। तो क्या योगा करने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस की आवश्यकता है? आइडियली क्या होता है, हम बहुत प्रेफर करते हैं कि आप ऐसी जगह पे ना करें। फॉर एग्जांपल प्राणायाम है, आप पोल्यूटेड एयर के अंदर नहीं करें तो बेटर होगा। पर अगर आपके पास अवेलेबल ही नहीं है वो, जैसे अब आप मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं, वहाँ पे पोल्यूशन है, अब आप क्या करेंगे, तो हाँ आप कर सकते हैं वहाँ, पर आइडियली हाँ एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, उधर वाइब्रेशन हाई होनी चाहिए। तो हाँ, एक बात मैं पूछना चाहती हूँ कि जो हमारी सांस है और श्वसन है, उसमें क्या अंतर है? बेसिक डिफरेंस क्या है? एक नॉर्मल सांस ले रहे हैं हम, ब्रीदिंग कर रहे हैं, और एक ये जो हमारे योगा में आसन में जो हम सांस लेते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है? आई गेस नॉर्मल ब्रीदिंग में हम लोग कभी, बहुत कम लोग होते हैं जो हमेशा अवेयर रहते हैं, शायद होते ही नहीं है एग्जैक्टली। पर जब हम योग आसन कर रहे हैं, एक तो हम उस आसन के अंदर है तो हमें एक बॉडी में स्ट्रेच फील हो रहा है, एक हमारी अवेयरनेस बॉडी में रहती है, दूसरी हमारी अवेयरनेस रहती है हमारे श्वास की तरफ, हमारी ब्रीदिंग पे कंसिस्टेंटली रहती है। तो उससे क्या होता है, आप जैसा भी, चाहे आपको जितना मर्जी स्ट्रेच फील हो रहा है, कोई भी नॉर्मल एक्सरसाइज और योगा में डिफरेंस ही यही है कि जब आप उसको करेंगे तो आपको जो फीलिंग आ रही होगी उसके साथ ब्रीदिंग पे अवेयरनेस रखेंगे तो आप देखेंगे कि वो दर्द, इतना दर्द नहीं लग रहा है। वो चीज़ें इंस्टेड ऑफ कि हर्डल है आपके रास्ते में, वो चीज़ें आपको इनफैक्ट और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनने में और ज़्यादा अवेयर बनने में हेल्प करेंगी। तो यही है कि अवेयरनेस के साथ, और अवेयरनेस के साथ कनेक्टेड रहते रहते स्ट्रेस भी अपने आप ही डाउन आने लग जाता है। तो जो हम ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, जब हम ड्यूरिंग हम एक पोस्चर या जो एक आसन के टाइम हम जब ब्रीदिंग लेते हैं, तो उससे क्या हमारे मस्तिष्क के ऊपर क्या असर होता है? मस्तिष्क पे एक्चुअली बहुत असर होता है। योगा काफ़ी अभी के टाइम पे ऐसा रह गया है कि योगा
काफ़ी फिजिकल एस्पेक्ट से हम इसको देखने लग गए हैं और शायद मेंटल एस्पेक्ट साइड हो गया है, पर हम उसी टाइम पे ऐसे टाइम में भी रह रहे हैं जहाँ लोग इमोशनल एबिलिटी को देखने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो योगा इटसेल्फ हेल्प्स यू अ लॉट इन दिस। अपने आप ही आपको दिखेगा, योगा आसन कर रहे हैं, आपका ध्यान कहाँ है? आपका ध्यान कहीं और हो ही नहीं सकता है। आपका ध्यान ब्रीदिंग पे है, आपका ध्यान आपकी बॉडी पे है, और बॉडी में क्या होता है, हमारे इमोशंस स्टोर होते हैं। बेसिकली ये प्रूवन चीज़ है। तो फिर जब आप आसन कर रहे हैं और आपके वो इमोशंस रिलीज हो रहे हैं, तो आपको नेचुरली धीरे धीरे क्या होगा, ब्रीदिंग से फील होगा कि वो रिलीज आराम से, तो फिर उससे बेटर हो जाता है। उससे बेटर हो जाता है। ठीक है। हाँ जी। तो जैसे कोरोना से ऐसे कौन से हमें आसन हैं जो हमें बचा सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में, ऐसे कौन से आसन हैं? हाँ जी, तो जितने भी आसन आपके लिम्फ नोड्स, आपके थाइमस को स्टिमुलेट करेंगे, सभी आसन होंगे, जिनमें से सर्वांग आसन है, जिनमें सेतुबंध आसन है, जिसके अंदर बहुत सिंपल पोस्चर्स, एक फिश पोज, मत्स्य आसन, जिसको कहते हैं किलर ऑफ ऑल डिसीजेज। सिर्फ कोविड नहीं, कोई भी प्रॉब्लम है आपको, मत्स्य आसन ऐसा आसन है, सारे डिसीजेज को किल करने के लिए जाना जाता है। तो ये सभी आसन आप कर सकते हैं। एक पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए योग कितना कारगर है? आई गेस सबसे बड़े पॉजिटिव पॉइंट्स योग के यही है कि आप योगा करने के बाद आप नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में रह ही नहीं सकते हैं। अगर आप अच्छे टीचर से कर रहे हैं और सच्ची में योग कर रहे हैं, तो योग आपको, आप अवेयरनेस के साथ कर रहे हैं, फिजिकल एबिलिटी के साथ कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी, अपने अंदर ध्यान लेके जा रहे हैं, ध्यान आपका बाहर वाली दुनिया पे नहीं है, तो ओवर द टाइम आप हेल्प ही नहीं कर सकते हो कि आपके अंदर पॉजिटिविटी ना आए। तो नेचुरल वो है इसका। तो जैसे हमारी नेगेटिविटी है, ऐसे आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम पे ये लोगों में ये ज़्यादा बढ़ गया है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, हम कहीं जाते हैं, कई बार कोई ऊंची आवाज़ में ही बात कर दे, या सास बहू की लड़ाई है, तो क्या योगा और ध्यान और मेडिटेशन इसको हेल्प करता है? बिल्कुल करता है। तो जैसे ही फॉर एग्जांपल हम सिचुएशन ले लेते हैं, अगर मुझे किसी ने ऊंची आवाज़ में बोला और मुझे एकदम से हो गया स्ट्रेस, अगर आप पहली बात तो योगा करते हैं, आपको दिख जाएगा कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, इंस्टेड ऑफ उस इंसान को रिएक्ट बैक करना। क्यों? क्योंकि हम जब योगा करते हैं, हम ब्रीदिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं साथ में, तो हमें वो गैप मिल जाता है दो इमोशंस के बीच में। एक होता है इमोशन की इनकमिंग और एक होता है उसका रिएक्शन। जब उसके बीच में स्पेस आ जाएगा तो नेचुरली आप उधर रिएक्ट नहीं करोगे, और फिर आप अपने साथ बैठ के कोई आसन, सिंपल आसन में भी बैठ जाओगे, और अगर आप अपनी ब्रीदिंग को ही देखोगे सिर्फ, आप अपने आप धीरे धीरे रिलैक्स हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ अराइज होगी अपने आप चली भी जाएगी, और योगा आपको यही सिखाता है कि कोई भी चीज़ है वही खत्म हो जाएगी, वही दोबारा से। जैसे डीप ब्रीदिंग है, तो डीप ब्रीदिंग जो है वो हमें ध्यान लगाने में हेल्प करती है और नेगेटिव इमोशंस को खत्म करने में काफ़ी हेल्प करती है। डीप ब्रीदिंग, बिल्कुल। तो जैसे ही आप अपनी बॉडी इमेजिन भी कर सकते हैं हम ऐसे कि जैसे हम इनहेल करें, अपनी बॉडी को पॉजिटिविटी से भरें, जैसे कोई भी सिचुएशन आए, और जैसे ही हम एक्सेल करें तो ऐसे फील करें जैसे आप पूरी बॉडी से आपने नेगेटिविटी एक्सेल कर दी है। चाहे आप कॉन्शियसली ऐसा करें या नहीं करें, होता है ऐसे ही है मैकेनिज्म। और जैसे ही आपकी लंग्स एक्सपैंड हो रही है, तो आपकी एबिलिटी टू परसीव स्ट्रेस ऑल्सो इंक्रीजेस। सो सिचुएशंस जो पहले स्ट्रेसफुल लग सकती हैं, वो धीरे धीरे हमें समझ आने लगती है, क्योंकि कॉन्शियसनेस ज़्यादा होगी, अवेयरनेस होगी है, तो वो अपने आप स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये स्ट्रेस से रिलेटेड ऐसे कौन से आसन है जिससे हमारा स्ट्रेस और हमारी एंजाइटी लेवल्स जो है वो रेगुलेट हो सके? जितने भी आसन आप सांस के साथ ध्यान लगा के करोगे, आपका स्ट्रेस कम करेंगे ही करेंगे। पर कुछ इंपॉर्टेंट आसन हो सकते हैं, स्पेशली बैक बेंड्स जो होते हैं, अच्छा। हार्ट ओपनर्स, सेतुबंध आसन उनमें से एक है, ब्रिज पोज, किलर, सभी चीज़ों को, मतलब इमोशंस को बूस्ट करने में, चक्रासन उनमें से एक हो सकता है। अच्छा। और सिंपल से सिंपल आसन जैसे कि बाल आसन, चाइल्ड पोज में बस अपने फोरहेड को ग्राउंड पे लगा के थोड़ी देर ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करिए, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। तो कपालभाति क्या है? क्या ये क्रिया है? कपालभाति क्रिया है। तो कई, जैसे कि हमारे करंट मीडिया में जैसे हम इसे जानते हैं, वो हम जानते हैं इसे एज अ प्राणायाम, बट एक्चुअल में इट्स अ क्रिया एंड इट्स अ क्लेंजिंग क्रिया। तो आपकी बॉडी को ये डिटॉक्स कर देती है कम्प्लीटली। अच्छा। तो कपालभाति हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टार्टिंग इनिशियली अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो यू कैन स्टार्ट विद समथिंग लाइक 10 राउंड्स एंड देन 20, और धीरे धीरे करते करते काफ़ी एक्सटेंड तक आप लेके जा सकते हैं इसे। तो कपालभाति क्रिया को कैसे करना चाहिए, किस वक्त करना चाहिए? उसका भी फूड से कुछ रिलेशन है? बिल्कुल, उसका फूड से काफ़ी रिलेशन है। तो इफ़ पॉसिबल, बेस्ट टू बेस्ट, यू शुड डू इट एम्प्टी स्टमक, खाली पेट कीजिए। पर अगर आप बिजी है या कोई भी रीज़न है कि आपको नहीं हो रहा है, तो कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप तो रखिए ही कपालभाति और खाने के बीच में। अनुलोम विलोम वगैरह, जो अनुलोम विलोम है, वो भी एक सांस की ही प्रक्रिया है?
अनुलोम विलोम भी सांस की प्रक्रिया है, हम उसके अंदर ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहे हैं बेसिकली। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। तो सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन है जो जिसमें सारे ही योग के आसन हो जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं, कितने सूर्य नमस्कार, जो एक स्टार्टर है वो कितने सूर्य नमस्कार से शुरू करें? डिपेंड्स अपॉन स्टार्टर की बॉडी डेफिनेटली, अच्छा। पर कम से कम 3 तो करिए ही सही। अच्छा। और सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट अपने आप में एक्सरसाइज है। अगर आप सूर्य नमस्कार हर रोज़ कर रहे हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपको फिर अलग अलग योगा के उसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बिल्कुल बेसिक लेवल पे बॉडी की कंप्लीट स्ट्रेचिंग सब कुछ करना है, बॉडी में अवेयरनेस लानी है, तो सूर्य नमस्कार इज़ लाइक बेस्ट थिंग। अच्छा, तो उसमें कितने आसन होते हैं सूर्य नमस्कार में? तो सूर्य नमस्कार में टोटल वी हैव 12। अच्छा, हाँ ठीक जी। है। टोटल 12 पोजेज होते हैं जो आप एक सीक्वेंस में करते हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी आपको स्वस्थ रखने में। हाँ जी, हाँ ठीक जी। है। तो जो सूर्य नमस्कार है, और हमें मतलब जो बच्चे हैं उनको कितना इसको यूज करना चाहिए सूर्य नमस्कार? सूर्य नमस्कार बच्चे बिल्कुल कर सकते हैं, और जितना उनकी एबिलिटी हो, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन सी स्टेज में है डेवलपमेंट की। अगर स्टार्टिंग में, हाँ बिल्कुल, वो 2-3 सूर्य नमस्कार से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को कितना हेल्प करता है? बिल्कुल बहुत हेल्प करता है सूर्य नमस्कार। इस मतलब हर एक बॉडी की हर एक जो भी आपको लगता है स्ट्रेंथ आपको इंक्रीज करनी है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करनी है, आपको ओपननेस चाहिए, सब कुछ में हेल्प करेगा। फ्लेक्सिबिलिटी कितनी जरूरी है हमारे शरीर के लिए? फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़रूरी है कि जितने ज़्यादा हम फ्लेक्सिबल होंगे उतने ज़्यादा हमारे इंजरी के चांसेस कम होंगे। और साथ ही साथ इमोशनल लेवल पे अगर हम देखें, जितनी बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल है उतना आप इमोशनल रिलीज़ कर पाते हो। जैसे जो लोग इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, इमोशंस को रिलीज़ नहीं कर पाते हैं, उन लोगों की बॉडी नेचुरली स्टिफ होने लग जाती है। और बॉडी ऐसे काम करती है कि जितने ज़्यादा आपकी बॉडी में इमोशन स्टोर्ड है उतने ज़्यादा आपकी बॉडी एलिमेंट से गुजर रही होगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी इसीलिए ज़रूरी है। जैसे फाशिया होते हैं हमारे मसल्स में, तो उनसे क्या होता है, आपका ट्रॉमा अगर है कोई लाइफ में, कुछ भी अच्छा बुरा सभी कुछ ना कुछ होता रहता है, तो उसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। और फ्लेक्सिबिलिटी से हम वही चीज़ करते हैं। मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे जो बहुत सी गेम्स खेलते हैं उनके मसल्स इतने स्टिफ हो जाते हैं कि उनसे चौकड़ी मार के बैठा नहीं जाता। जबकि हमारी भारतीय संस्कृति में तो शुरू से ही नीचे बैठ के खाना और चौकड़ी मार के बैठना एक बहुत ज़रूरी एक माना जाता था। तो उसके लिए कैसे, मतलब कौन सा कोई आसन है जिसको हम कर सकते हैं और हम चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं, ताकि हमारी थाइज, जो मसल थाइज है, वो स्टिफ ना रहे? बिल्कुल। तो अगर बहुत सिंपल सी सीरीज ऑफ आसन करना है तो सूर्य नमस्कार बिल्कुल उनमें से एक होगा। अच्छा। तो इसमें क्या होता है, जब भी आप चौकड़ी मार के नहीं बैठ सकते क्योंकि आप कोई और फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके अंदर आपकी मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गए। रनर्स के साथ ऐसा बहुत होता है। तो हम करते हैं हिप ओपनर्स होते हैं, स्पेसिफिक सीरीज होती है योगासन में। अच्छा। जिसके अंदर पिजन पोज उनमें से एक है। वो सारे आसन हम कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करेंगे तो ओवर टाइम वो अपने आप ईजी हो जाएगा उनके लिए। अच्छा शानदीप जी, एक और बहुत ही बड़ी आजकल प्रॉब्लम कोरोना की वजह से, क्योंकि सबका लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है, सब लोग घर पे रहते हैं, ठीक है ना, और लेडीज में स्पेशली मैंने देखा है मोटापा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है, 8 से 9 घंटे आप अपने लैपटॉप के या कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं, और खाने पे भी कोई कंट्रोल नहीं है। तो ऐसे में मोटापे को खत्म करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के ऐसे कौन से आसन है? आसन 1 या 2 नहीं होंगे। अगर मोटापा, डिपेंडिंग अपॉन कि मोटापा मतलब फैट कैसा इंक्रीज हुआ है, कि आपकी डाइट की वजह से, अगर हम कहें कि जैसे पेट के ऊपर मोटापा ज्यादा है, तो पेट की चर्बी को खत्म करने के लिए कौन सा आसन ज्यादा कारगर है? सबसे ज्यादा कारगर आसनों में से एक होगा नवासन, बोट पोज। अच्छा। और ऐसे ही अलग अलग आसन हो जाएंगे। सिंपल से आसन जैसे कि प्लैंक पोजीशन, फलक आसन, अच्छा। या फिर अधोमुख श्वान आसन, ये सभी आसन उसके अंदर कारगर होंगे। अच्छा, मोटापे को खत्म करने के लिए, ठीक है। तो और जैसे मैंने, जो आजकल लोग जिम जाते हैं, तो जिम में भी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा उनको फास्ट हम एक्सरसाइज करते हैं। फास्ट व्यायाम है और योगा जो है एक स्लो व्यायाम है, एक तरह का स्लो व्यायाम है। तो इसमें क्या डिफरेंस है? आई गेस हम इसे फास्ट या स्लो की जगह अवेयरनेस और विदाउट अवेयरनेस में क्लासिफाई करें तो ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा। तो जिम के अंदर नेसेसरी नहीं है कि आप उसको ब्रीदिंग के साथ, अवेयरनेस के साथ कर रहे हो, इसीलिए वो फास्ट हो जाता है। तो आप फॉर एग्जांपल कोई और म्यूजिक सुन रहे हो, आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, पर आप ट्रेडमिल पे रन कर रहे हो, तो वो एक तरीके से अनअवेयरनेस की तरफ जा रही एक्सरसाइज है। इंस्टेड की हम कंप्लीट अवेयरनेस के साथ उसको नहीं कर रहे हैं, कर भी सकते हैं, पर जनरली ये होता है। योगा के साथ है कि आप उसको अनअवेयरनेस में नहीं कर सकते,
आपको अपनी बॉडी में आना ही पड़ेगा, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको ब्रीदिंग के साथ लेके चलना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है। ठीक है। तो जैसे आजकल हमारा फूड हैबिट्स सबकी खराब हो गई हैं, तो जब आप योगा कर रहे हो तो ऐसे में खान पान कैसा होना चाहिए? योगा करें चाहे नहीं करें, खान पान हमेशा आइडियली अच्छा ही होना चाहिए। वो तो कोविड है ही है, में हाँ। वो तो है ही है। हाँ, पर योगा के साथ आई गेस आपकी बॉडी आपको अपने आप ही बताना शुरू कर देती है, क्योंकि हम योग कर रहे हैं तो हमें बॉडी की अवेयरनेस भी अच्छी हो चुकी है अब। तो क्या होता है कि आपकी बॉडी बताने लग जाएगी कि किस टाइम, फॉर एग्जांपल सन के अकॉर्डिंग चलना, जो कि हमें पहले हमारे कितने पहले के लोगों ने हमें बताया है, और वो इतना आइडियल है। अभी योग कर रहे हैं, सुबह सुबह आपका रूटीन है कि सूर्योदय होते हैं आप योग करते हैं, तो उसके बाद आप ब्रेकफास्ट कीजिए, सनसेट से पहले पहले आप अपना डिनर कर लीजिए, थोड़ा सा गैप रखिए, कुछ दिन आप फास्टिंग करिए। आइडियली प्रोसेस्ड फूड नहीं खाइए, सबको पता है नुकसान होता है कि फिर भी खाते हैं हम लोग, बट या आइडियली आप नहीं खाइए। रॉ वेजिटेबल्स हो सके रॉ खाइए, फ्रूट्स अच्छे से खाइए। अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है आउट ऑफ ऑल थिंग्स। खाना खाने के साथ साथ पता होना चाहिए कि कब खाना है और कितना खाना है और कैसे खाना है। तो मेक श्योर आप अपनी बेली खाना खाते टाइम पूरी नहीं भर रहे हो, कुछ पोर्शन आपका फिर भी अभी स्टमक एम्प्टी है। मेक श्योर कि आप जब खाना खा भी रहे हैं, चाहे आप कुछ भी खा रहे हैं, उसको अवेयरनेस के साथ खाइए, उससे भी बहुत हेल्प होगी। तो मतलब केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स वाला खाना जो है हमें कम खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, और ऑर्गेनिक के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और वही खाना खाना चाहिए जो पेट के लिए हल्का हो, है ना? तो हल्का खाने में कौन कौन से खाने होंगे, आप प्लीज सजेस्ट करो। हल्का खाने में सबसे पहले तो दिमाग में खिचड़ी आती है, पर हल्के में बहुत चीज़ें होती है। हल्के में आप रॉ खाना भी ले सकते हो, पका हुआ खाना भी ले सकते हो, सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। एग्जैक्टली, मेक श्योर कि जो भी सब्जियां आप ले रहे हो वो सीजन से बाहर नहीं है, या फिर गलत तरीके से पकाई नहीं गई हैं, या और चीज़ें। थोड़ा सा अवेयरनेस ज़रूरी है, क्योंकि मुश्किल है ये सभी चीज़ें करना अभी के टाइम में, पर हाँ, अगर वो ध्यान रखे तो अच्छा होगा। तो खाने के, जैसे योगा हमने किया, और योगा की कितनी देर के बाद हमें खाना खाना चाहिए और कैसा खाना खाना चाहिए? ओके, तो 1 घंटे के बाद आपको खाना खाना चाहिए आइडियली। 45 से 1 आवर का गैप रखो, और साथ में कैसा खाना चाहिए, स्टार्ट हमेशा लाइट मील से करो। फॉर एग्जांपल, अगर आप सुबह कर रहे हो, और आप ब्रेकफास्ट का मतलब है बेसिकली आप अपना 6-7 घंटे का फास्ट तोड़ रहे हो, अब जितनी भी देर आपने डिनर पहले किया हो, तो मेक श्योर कि ब्रेकफास्ट की स्टार्टिंग हल्की सी लाइट हो। अगर आप डिटॉक्स कर सकते हो, जूस पी लीजिए कोई डिटॉक्स के लिए। फिर उसके बाद टुवर्ड्स हैवी मील चाहिए, और जैसे जैसे आप सन पीक पे जाता है वैसे आप अपना मील रखिए। लंच को आप अच्छे से हैवी रख सकते हैं, दाल हो, रोटी हो, अच्छे से न्यूट्रिशियस हो, तो ऐसा खाना रख सकते हैं। दिन में कितनी बार योगा किया जा सकता है? सारा दिन भी कर सकते हैं। तो ये आइडियली कितनी बार, मतलब आइडियली आई वुड से कि डिपेंडिंग अपॉन इंटेंसिटी ऑफ प्रैक्टिस, पर 2 बारी करना वुड बी ओके। 1 बारी करें तो भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि 2 बारी ही करेंगे तभी अच्छा होगा, पर इंटेंस कितना है। अगर आप सुबह 3 सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, 2 और शाम को भी 3 कर रहे हैं तो फाइन, पर अगर आप सुबह भी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, शाम को भी बहुत ज़्यादा योगासन कर रहे हैं, तो इट वुड बी बेटर कि उसको मॉडरेशन में रखें। तो जब हम योगा के पोजेस करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम उसको ब्रेक के साथ, हम उसको सेकंड्स के साथ रोकते हैं। तो ऐसे जब पोजेस में हम जब उसको ब्रेक देते हैं, 10 सेकंड्स का हम पॉज देते हैं, तो उससे कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है? क्या ये एक पिलाटेस की तकनीक है? पिलाटेस की टेक्निक हो सकती है, ये कह सकते हैं इसे, क्योंकि अभी वो भी इधर से ही आ रहे हैं, बट इट्स नॉट लाइक कि हम ये कहेंगे कि योगा ने, ये नहीं है कि योगा ने पिलाटेस की टेक्निक वहाँ से ली है। इसके पीछे इजी फॉर्मूला ये है कि योगा अवेयरनेस की उधर से आ रहा है। हमारी अप्रोच फिजिकल के साथ साथ मेंटल भी रही है। तो फिर जब हम किसी पोज में पॉज करते हैं और साथ में उधर हम ब्रीद करते हैं और हम उसके अंदर रुके रहते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि हमें पोज में कैसा फील हो रहा है और वो सारी चीज़ें, तो उससे अवेयरनेस के वाला फैक्टर आता है। और साथ में आप क्या सीखते हो कि जितना मर्जी पेन हो रहा है पर आप उस पेन को एज इट इज़ ऑब्जर्व करना सीखते हो, तो ये हेल्प होती है। तो ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है? मतलब आपने ये देखा होगा कि हम एकाग्र करना चाहता है, फोकस करना चाहते हैं अपने माइंड को, पर फोकस होता ही नहीं है, कभी कहीं से कोई आवाज़ आ रही है, कभी। तो ऐसे कौन से ऐसे आसन हैं जो हम करके अपने मस्तिष्क को, अपने ध्यान को एक जगह पे फोकस, एकाग्र कर सकते हैं? तो आसन तो सभी इवेंचुअली लीड करते हैं हमें ध्यान की तरफ ही, पर एज अ बिगिनर हम बस सिंपल आसन में बैठ के आंखें बंद करके ऑब्जर्व करते रहें। और ऐसे ही योग के अंदर क्या होता है कि ध्यान इज़ वन ऑफ द लास्ट स्टेजेस। इट इज़ वन ऑफ द स्टेजेस जो आप जब प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आप धीरे धीरे वहाँ पहुँचते हैं। तो ध्यान के लिए आइडियली सुखासन
नॉर्मल बैठना, पद्मासन आइडियल सबसे ज़्यादा माना जाता है। योग के अंदर हमें कई मुद्रास भी बताई जाती हैं जिनको करके हम ध्यान लगाने में आसानी होती है। चिन्ह मुद्रा उनमें से एक है और अलग अलग मुद्राएं हैं। तो इवेंचुअली जब आप आसन से, प्राणायाम से धीरे धीरे कर करके लीड अप होते हैं तो ध्यान लगाना आप देखेंगे कि नेचुरली और आसान हो गया है। तो योगा से, योग आसन से आप देखेंगे कि धीरे धीरे ध्यान बढ़ना शुरू हो गया है। हम बहुत जगह पे हमने देखा है कि जैसे आप किसी मुद्रा में बैठते हैं तो अगर आप किसी चीज का उच्चारण करते हैं, जैसे ओम का उच्चारण करते हैं तो इससे ब्रीदिंग अंदर लेते हैं और हम उसको एक्सहेल करते हैं, तो क्या ये उतना बेनिफिशियल क्यों है? मतलब उच्चारण करना कितना ज़रूरी है आसन में? तो आसन में उच्चारण करना, योगा के अंदर मंत्र वगैरह और जितने भी उच्चारण है उनको काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है क्योंकि हमारी जो कई सर्टेन साउंड्स होती हैं, तो जैसे ओम की साउंड है, ये इसको कहा जाता है जब यूनिवर्स की कंप्लीट साउंड इज ओम, हाईएस्ट वाइब्रेशनल साउंड है। तो आकार, ओ को अगर हम 3 उसमें डिवाइड करें, आकार, उकार, मकार, तो आकार जब हम रिसाइट करते हैं तो हम अपनी लोअर बॉडी पोर्शन को हम देखेंगे कि उसके अंदर रिलैक्सेशन हो रहा है। उकार को करते हैं तो फिर धीरे धीरे हमारे नेक तक हम देखेंगे रिलैक्सेशन हो रहा है। मकार जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मस्तिष्क की तरफ थोड़ा रिलैक्सेशन फील होता है। कंप्लीट जो ओंकार का उच्चारण है उससे आप देखेंगे कि आपका मेंटल पीस और आपको फिजिकली आपको बहुत ईज पे फील होता है। तो इसलिए हम अलग अलग काफ़ी तरीके के उच्चारण है। ये तो ओमकार का उच्चारण तो सभी हमें पता है। तो इतने जितने भी उच्चारण है उनसे सिंगिंग का, साउंड का जो इफेक्ट आता है वो उसकी वजह से हीलिंग होती है एक सर्टेन जो भी उसका पर्पस है उसके अंदर। मैंने खुद भी करके देखा है, एक्सपीरियंस किया है कि जब आप ओम बोलते हो तो आपके मस्तिष्क में एक आवाज़ आती है, उसके बाद आपके कानों में एक आवाज़ आती है और उसके बाद आप रिलैक्स हो जाते हो। तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रही थी। अच्छा, योग कितनी प्रकार के होते हैं, कितनी तरह के हैं, कौन कौन से योग हम कर सकते हैं? तो योग आसन की बात करें तो अभी हमारे पास काफ़ी डिविजन्स आ गए हैं ओवर द इयर्स। अभी तो हमारे पास हठ योग था, हठ योग से ही सभी तरीके के योग निकले हैं। अच्छा। हठ का मतलब होता है 2 शब्दों से बना हुआ है, हकार और थकार, तो विच मीन्स मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को यूनाइट करना योग कह सकते हैं इसके अंदर। ऐसे ही करके फिर उसके बाद धीरे धीरे करके एक तो हमें अष्टांग मार्ग था, एक अष्टांग योग आया। अच्छा। जो पिताबी जॉयस जी ने दिया। फिर आगे करके अभी अयंगर योग आया जो अयंगर जी ने दिया, जिसके अंदर आप कोई भी बॉडी टाइप है, आप कुछ भी, आपको इंजरी है, फिर भी आप योग कर सकते हैं अलग अलग प्रॉप्स यूज करके। तो ऐसे योग के तो बहुत टाइप्स है। ऐसे करके हमारे चेयर योगा भी आ गया ऑफिस में, अगर आपको सारा टाइम आपने सिटिंग करना है तो बहुत मल्टीपल टाइप्स है, काउंटिंग ही नहीं है उनकी। तो शानदीप, आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? तो मेरा मैसेज सभी लोगों को यही है कि योग किसी एक एज ग्रुप, किसी एक जेंडर या किसी एक कल्चर के लिए नहीं है। योग सबके लिए है। इसके फ़ायदे उसी को होते हैं जो प्रैक्टिस करता है, बहुत फ़ायदे होते हैं, और हम इसको किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में ग्रुप नहीं कर सकते हैं। तो अगर हो सके तो जितना टाइम एटलीस्ट हर रोज़ आधा घंटा तो दीजिए योग को, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी टेंशन्स को कम करने के लिए, अच्छी लाइफ जीने के लिए, हैप्पी लाइफ जीने के लिए, हेल्दी लाइफ जीने के लिए। ऑल्सो आई वुड लाइक कि हमारी यंग जनरेशन जैसे जैसे आ रही है और हमारे जो एजड लोग हैं वो भी योग को जितना ज़्यादा हो सके उसको प्रैक्टिस करें, उसको अपनी लाइफ में लाए। योग एक सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, योग अपने आप में एक पूरा लाइफस्टाइल है। तो योग के लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना, अवेयरनेस को अडॉप्ट करना, हेल्दी लिविंग को अडॉप्ट करना, इससे हमें सबको एज अ नेशन, एज पीपल, एज वर्ल्ड बहुत फ़ायदा होगा। तो शानदीप जी, आज हमारे आप स्टूडियो में आए, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत से आसनों के बारे में बताया। तो दोस्तों, योग हमारी भारतीय संस्कृति का एक अनमोल उपहार है पूरी दुनिया के लिए। तो इसे अपनाएं और अपने जीवन को स्वस्थ और निरोग बनाएं। नमस्कार।